is पवन one of the ऊर्जा सबसे fastest तेजी से growing बढ़ते renewable अक्षय sources स्रोतों in में the से एक है, world that जो works बड़े well at पैमाने पर अच्छा scale, काम but करता it's है, not लेकिन perfect. यह सही नहीं है। A wind turbine's एक पवन massive टरबाइन का size and विशाल moving आकार और parts make चलने them वाले challenging हिस्से to roll उनके द्वारा out उठाए because of the जाने space they take वाले up, स्थान के साथ साथ as well as the रखरखाव के कारण उन्हें maintenance. रोल आउट करने But के what लिए if we could चुनौतीपूर्ण scale down बनाते that हैं। power to something that could लेकिन fit क्या in your होगा अगर roof? हम उस शक्ति को कम Be कर सकते हैं, जो self-contained with आपकी छत smaller पर फिट moving हो सके parts, or और maybe no blades छोटे or चलने moving वाले parts at भागों के all? साथ आत्मनिहित हो, Let's look at some of the या future शायद कोई ब्लेड alternatives या for चलने वाले harnessing हिस्से wind नहीं। power. I'm आइए Matt Farrell. पवन ऊर्जा के Welcome to उपयोग के लिए Undecided. भविष्य के कुछ विकल्पों को देखें। मैं मोनिका हूँ। इंडिया रिएक्शन डॉक्यूमेंट्री आपका स्वागत है। यह देखना मुश्किल नहीं है कि सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में दुनिया भर में एक प्रमुख खिलाड़ी रही है। नवीनतम ग्लोबल विंड रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 93 GW नई वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई थी, जिसमें अमेरिका और चीन अग्रणी थे। वर्तमान में 743 GW पवन ऊर्जा क्षमता दुनिया भर में स्थापित है, जो इसे प्रति मेगावाट सबसे अधिक डिकार्बोनाइजेशन क्षमता के साथ हरित ऊर्जा स्रोत बनाती है। यह विश्व स्तर पर 1.1 बिलियन टन से अधिक को 2 से बचने में मदद कर रहा है। लेकिन पवन टरबाइन सभी अच्छे नहीं हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में उल्लेख किया है, पवन टरबाइनों में कई कमियां हैं। हवा का उपयोग करने के लिए उच्च अग्रिम लागत की आवश्यकता होती है और ऊर्जा उत्पादन व्यक्तिगत घरों या छोटे पैमाने के प्रतिष्ठानों के लिए उतना प्रभावी नहीं है जितना कि वे बड़े पैमाने पर हैं। पवन खेतों के निर्माण का भी वन्यजीवों पर प्रभाव पड़ा है, जबकि वे हर साल अच्छी संख्या में पक्षियों और चमगादड़ों को मारते हैं। जब आप उन संख्याओं को संदर्भ में देखते हैं, तो यह अनुपात से थोड़ा हटकर होता है। यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस का अनुमान है कि हर साल पवन खेतों में 140,000,500,000 पक्षी मर जाते हैं। अमेरिका में हर साल पालतू बिल्लियों द्वारा मारे जाने वाले 2.4 अरब पक्षियों की तुलना में या खिड़कियों में उड़ने से मरने वाले 1 अरब पक्षियों की तुलना में ऐसे सरल उपाय हैं जो उसके लिए प्रभावी साबित हो रहे हैं, जैसे कि किसी एक ब्लेड को काले रंग से रंगना। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि टरबाइनों में गियरबॉक्स की तरह बहुत सारे चलने वाले हिस्से होते हैं, जिन्हें रखरखाव की एक अच्छी मात्रा की आवश्यकता होती है। साल में 2 से 3 बार इनकी जांच करानी पड़ती है, और यहीं से ठोसराज्य पवन ऊर्जा दृश्य पर आती है। मेंटेनेंस चेकअप 2013 में नीदरलैंड्स में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने यांत्रिक घटकों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता को हटा दिया और इविकॉन का निर्माण किया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक विंड एनर्जी कन्वर्टर के लिए खड़ा है, जो आयन पवन जनरेटर अवधारणा के विकास को गति प्रदान करता है। हालांकि यह अभी भी बहुत विकास में है, यह काफी कम रखरखाव लागत, कम पहनने और आंसू और कोई शोर समस्या नहीं प्रदान करता है। और यह कैसे काम करता है, यह आकर्षक है। एविकॉन हवा के माध्यम से आवेशित कणों का एक प्रवाह बनाने के लिए हवा का उपयोग करता है, जिसे बिजली का उत्पादन करने के लिए टैप किया जा सकता है। इस मामले में पानी की बूंदों का उपयोग सकारात्मक चार्ज रखने के लिए किया जाता है, और जब हवा उन्हें उड़ाती है तो बूंदों की यह गति बिजली पैदा करती है, जिसे ग्रिड में स्थानांतरित किया जा सकता है। डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एविकॉन का एक प्रोटोटाइप स्थापित किया गया है। इस विचार का एक स्पष्ट पहलू यह है कि चार्ज को वहन करने के लिए पानी पर निर्भरता है। आपको प्रतिष्ठानों के लिए चलने वाली पानी की लाइन की आवश्यकता होगी, और यह ठंडे तापमान पर काम नहीं करेगा। लेकिन रिचर्ड एपस्टीन द्वारा विकसित सॉलिड स्टेट विंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मर दुर्भाग्यपूर्ण संक्षिप्त श्वेत के साथ नामक एक और विचार है। उनका दृष्टिकोण डचों के विकास के समान ही है, लेकिन पानी का उपयोग करने के बजाय उनकी अवधारणा बिजली पैदा करने के लिए आयनिक धाराओं का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनामिक्स कहा जाता है। रिचर्ड एपस्टीन ने प्रोटोटाइप को 55 समानांतर एल्यूमीनियम तारों की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित किया, जो 8.5 मीटर लंबे लकड़ी के मस्तूलों के बीच फंसे हुए थे, जो एक सपाट छत पर लगभग 8 मीटर से अलग थे, और सभी तारों को विद्युत रूप से मस्तूल से अलग किया गया था। प्रोटोटाइप में 2 प्रकार के तार थे, आकर्षित करने वाले तार, जो सादे तार थे,
और उत्सर्जक तार, जिनमें 7 माइक्रोमीटर व्यास कार्बन फाइबर के छोटे टफ्स होते थे जो लगभग हर 15 सेंटीमीटर में जुड़े होते थे। जब छोटी नकारात्मक धाराएं उत्सर्जक तारों से प्रवाहित होती हैं, तो गुच्छे एक कोरोनल डिस्चार्ज बनाते हैं, जिससे हवा में नकारात्मक आयन निकलते हैं। यह आयनिक वायु शोधक से अलग नहीं है जो 2000 के दशक की शुरुआत में सभी गुस्से में थे। अगर आपको आयनिक हवा याद है, मैं अभी भी उन विज्ञापनों को भूलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इविकॉन अवधारणा की तरह तारों से बहने वाली हवा अपने साथ नकारात्मक आयनों को ले जाती है और सरणी को थोड़ा सकारात्मक चार्ज मिलता है। इससे जमीन से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, जिसे बिजली के रूप में एकत्र किया जा सकता है। एपस्टीन द्वारा विकसित प्रोटोटाइप में 1 वाट बिजली का सिर्फ 1/20 है, लेकिन यह अवधारणा को साबित करने के लिए सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और यह अभी भी इसके विकास के पहले चरण में है। एविकॉन के समान सिद्धांतों का उपयोग करते हुए डच विंडव्हील कॉरपोरेशन रॉटरडैम में 160 से 180 मीटर ऊंचा भविष्य का लैंडमार्क विकसित कर रहा है। यह एक विशाल डोनट की तरह दिखता है। केंद्र में छेद काम करने के लिए इस ठोस राज्य ऊर्जा उत्पादन डाल दिया जाएगा। संरचना का उद्देश्य वर्षा जल पर कब्जा, आर्द्र भूमि जल निस्पंदन और सौर ऊर्जा सहित कई पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को एक साथ खींचना है। अपार्टमेंट, एक होटल और एक स्काई बार का उल्लेख नहीं है। एक अच्छा स्काई बार किसे पसंद नहीं है। इसके 2022 और 2025 के बीच किसी समय निर्मित होने की उम्मीद है। अब यह तकनीक जितनी अच्छी है, यह अभी भी विकास के शुरुआती चरणों में है। लेकिन कुछ अन्य प्रौद्योगिकियां हैं जो आवासीय और शहर के बाजार में जल्द ही पहुंच सकती हैं। बिना गतिमान पुर्जों के एक अन्य प्रकार का पवन जनरेटर वोर्टेक्स ब्लेडलेस द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन चेतावनी, यह थोड़ा अजीब लगता है। इस स्पेनिश कंपनी ने एक भंवर प्रेरित कंपन अनुनाद पवन जनरेटर विकसित किया है जो भंवर शेडिंग के सिद्धांत पर आधारित है। जनरेटर एक सिलेंडर के आकार के साथ बनाया गया है। जब मस्तूल दोलन करता है तो एक अल्टरनेटर सिस्टम के माध्यम से बिजली का उत्पादन करता है। छड़ का निचला भाग जमीन से मजबूती से जुड़ा होता है, लेकिन ऊपरी भाग अप्रतिबंधित होता है और कंपन करने में सक्षम होता है। संरचना कार्बन और या ग्लास फाइबर के साथ प्रबलित रेजिन का उपयोग करके पारंपरिक पवन टरबाइन ब्लेड में प्रयुक्त सामग्री के साथ बनाई गई है। ब्लेड रहित पवन टरबाइन उन यांत्रिक तत्वों से छुटकारा दिलाते हैं जो घर्षण के कारण खराब हो सकते हैं। लेकिन यह हिलता डुलता कंपन करने वाला स्तंभ ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है? ठीक है, इसे समझने के लिए हमें द्रव यांत्रिकी की दुनिया में थोड़ा कूदना होगा। जैसे ही हवा एक कुंड शरीर से गुजरती है, प्रवाह बदल जाता है, एक चक्रीय भंवर पैटर्न का निर्माण करता है, जिसे भंवर बहा कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक सिलेंडर आंशिक रूप से बहते पानी में डूबा हुआ है। यदि पानी बहुत तेज या बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो सिलेंडर के चारों ओर बनने वाले भंवर अव्यवस्थित हैं। लेकिन अगर पानी की गति और वस्तु की आवृत्ति का मिलान किया जाता है, तो भंवर अधिक लगातार बनते हैं और सिलेंडर पर बल लगाते हैं, जिससे वह हिलता है। प्रत्येक शरीर या संरचना की एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है। यदि इन भंवरों की आवृत्ति शरीर की संरचनात्मक आवृत्ति के काफी करीब है, तो यह हवा के साथ गूंजने लगती है। इसे भंवर प्रेरित कंपन वीव के रूप में भी जाना जाता है। आपने शायद टैकोमा नैरो ब्रिज जैसे पुलों पर इस प्रभाव के प्रभावों के बारे में देखा या सुना होगा, जिन्हें ठीक से डिजाइन नहीं किया गया था। इंजीनियर और आर्किटेक्ट इस प्रभाव से बचने के लिए पुलों और गगनचुंबी इमारतों को डिजाइन करते हैं। वे हवा की गुंजयमान आवृत्ति से अलग गुंजयमान आवृत्तियों के लिए संरचनाओं को डिजाइन करते हैं। लेकिन भंवर ब्लेडलेस काम करने के लिए भंवर प्रेरित कंपन लगाने के लिए ठीक विपरीत कर रहा है। भंवर के मस्तूल ज्यामिति को विशेष रूप से विशिष्ट हवा की गति के साथ अधिकतम प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन कंपनों को बिजली में बदलने के लिए भंवर ब्लेडलेस टरबाइन कॉइल और मैग्नेट द्वारा बनाए गए एक अल्टरनेटर सिस्टम का उपयोग करते हैं, जो बिना गियर, शाफ्ट या घूर्णन भागों के भंवर की गतिशीलता के अनुकूल हो सकते हैं। यह डिजाइन कम रखरखाव प्रदान करता है और ग्रीसिंग की आवश्यकता को नियंत्रित करता है।
यह चुंबकीय कारावास डिजाइन ट्यूनिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह हवा के कारण होने वाले विरूपण के अनुसार सिस्टम की कठोरता को बढ़ा सकता है। यह मूल रूप से हवा की आवृत्ति से मेल खाने के लिए अपनी प्राकृतिक आवृत्ति को समायोजित और सिंक्रनाइज कर रहा है। आज भंवर ब्लेडलेस टरबाइन समान ऊंचाई के पारंपरिक 3 ब्लेड वाले पवन टरबाइन के ब्लेड द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा काटते हैं। इसे स्वेप्ट एरिया कहा जाता है। निचला रेखा पारंपरिक 3 ब्लेड टरबाइनों की तुलना में भंवर तकनीक कम बिजली कुशल है, क्योंकि बिजली उत्पादन पवन टरबाइन के बहने वाले क्षेत्र के समानुपाती होता है। दूसरी तरफ एक छोटा घुमावदार क्षेत्र एक ही क्षेत्र में अधिक ब्लेडलेस टरबाइनों को रखने की अनुमति देता है, जिससे उस बिजली दक्षता अंतर को पूरा किया जा सकता है। कम से मध्यम हवा की गति से चलने पर यह कम लागत में समान शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। यह पारंपरिक 3 ब्लेड पवन टरबाइन की तुलना में लगभग 45% सस्ता है। भंवर टैकोमा, जो 2.75 मीटर ऊंचा है, का अनुमानित रेटेड बिजली उत्पादन 100 वाट है और कंपनी को उम्मीद है कि भंवर टैकोमा मॉडल की मध्यमोच्च उत्पादन सौर पैनलों के समान कीमत होगी। अब पवन टरबाइनों के लिए आवासीय बाजार के करीब पहुंचकर सवोनियस टरबाइन लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। ये पवन टरबाइन सरल ड्रैग टाइप डिवाइस है, जिनमें 2 या 3 स्कूप होते हैं। अपनी वक्रता के कारण हवा के साथ चलने की तुलना में हवा के विपरीत चलते समय स्कूप्स को कम खिंचाव का अनुभव होता है, जिससे यह समान आकार के अन्य लिफ्ट प्रकार के टरबाइनों की तुलना में कम पवन ऊर्जा निकालता है। हालांकि वे लागत प्रभावी है, हवा की दिशा की परवाह किए बिना काम कर सकते हैं। टरबाइन में ब्लेड को कोनों को बदलने के लिए किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है और वे पारंपरिक 3 ब्लेड वाले टरबाइनों की तुलना में अधिक पक्षी और बल्ले के अनुकूल होते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए आइसलैंड स्थित कंपनी आइसवाइंड आवासीय और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए सैवोनियोस टरबाइनों का निर्माण कर रही है। उनका CW100 मॉडल, जिसे यूएस में फ्रिया के रूप में बेचा जाता है, लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 25 वर्षों से बहुत कम या कोई रखरखाव नहीं है। यह 1.5 मीटर ऊंचा टरबाइन 130 मील प्रति घंटे 60 मीटर सेकेंड तक हवा की गति का सामना करने में सक्षम है और 600 वाट तक उत्पन्न करता है। कंपनी प्रत्येक टरबाइन को $3,200 में बेचती है और 1.5 किलोवाट इन्वर्टर के साथ एक पूर्ण ऑन ग्रिड सिस्टम $4,180 में बेचती है। अमेरिका में समान 600 वाट के उत्पादन के लिए सौर पैनलों के एक सेट की लागत लगभग $1,932 होगी। टरबाइन थोड़ा अधिक महंगा है, लेकिन आपको रात के दौरान बिजली उत्पादन की क्षमता भी मिलती है। लेकिन पवन ऊर्जा पर नवाचार यही नहीं रुकते। साल्ट लेक सिटी, यूटा में स्थित एक स्टार्टअप हेल्सियम उम्मीद कर रहा है कि पोर्टेबल पवन टरबाइन हरित ऊर्जा में अगला बड़ा नवाचार होगा। कंपनी विकसित कर रही है जिसे वे पावरपॉड कहते हैं, जो एक छोटे पैमाने पर पवन टरबाइन है, जिसे विशेष रूप से कस्बों और शहरों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। पावरपॉड में एक ब्लेड सिस्टम होता है, लेकिन यह पूरी तरह से स्थिर शेल के भीतर समाहित होता है, जिससे यह बच्चों, पालतू जानवरों और वन्य जीवों के लिए सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी भाग नहीं होता है। पवन जनरेटर का आकार किसी भी दिशा बदलने या यहाँ तक कि एक साथ कई दिशाओं से हवा एकत्र कर सकता है। एक किलोवाट पवन टरबाइन समान आकार और स्वेप्ट क्षेत्र के सामान्य रूप से घुड़सवार टरबाइन की तुलना में 3 गुना अधिक बिजली का उत्पादन करेगी। यह अतिरिक्त शक्ति पॉड के उन्नत ब्लेड सिस्टम से आती है, जो हवा की गति को 40% तक बढ़ा देता है। ऐसा करने के लिए पावर पॉड हवा लेता है और इसे एक छोटे से निकास में फन करता है, जो आंतरिक ब्लेड से टकराने से पहले इसे गति देता है। यह मुझे डायसन वैक्यूम क्लीनर के भंवर चक्रवात की थोड़ी याद दिलाता है, कुछ अन्य टरबाइनों की तरह जिनके बारे में मैंने बात की है। पावरपॉड के साथ दिलचस्प कोण इसकी क्षमता है कि यह या तो किसी इमारत से जुड़ा हो या आपके बिजली स्रोतों में विविधता लाने के लिए सौर के साथ जोड़ा जाए। और पावरपॉड के डिजाइन का मतलब है कि इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है,
घर की छतें, सार्वजनिक भवन, बाड़ आदि। हेल्सियम के संस्थापक निक हॉजिस ने एक नक्शा बनाया जिसमें 1 किलोवाट पावर पॉड से उत्पन्न औसत दैनिक बिजली 1 किलोवाट सौर पैनल प्रणाली की तुलना में दिखाया गया था। दुनिया के विभिन्न हिस्सों, अधिकांश शहरों में पावर पॉड पारंपरिक 1 किलोवाट सौर पैनल प्रणाली के बराबर या उससे अधिक प्रदर्शन कर सकता है। इसका एक बड़ा कारण इसके 24/7 संचालन के कारण है, जबकि सौर दिन के उजाले घंटों तक सीमित है और बादल या बरसात के दिनों में कम उत्पादन होता है। हालांकि पावर पॉड अभी बिक्री के लिए नहीं है और विशिष्टताओं के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है। यह हमारे घरों के करीब अधिक लचीले पैकेज में पवन उत्पादन को लाने के लिए एक दिलचस्प विचार है। पावर पॉड के 2021 के अंत में उपलब्ध होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पवन ऊर्जा उत्पादन पारंपरिक 3 ब्लेड वाले टरबाइनों तक सीमित नहीं है जिसे हम हर जगह देखने के आदी हैं। ये नवोन्मेषी, छोटे पैमाने पर, कम रखरखाव वाले पवन जनरेटर बिना या छिपे हुए भागों के साथ बहुत सारे वादे रखते हैं। आने वाले वर्षों में हम शायद कार्यालय भवनों और यहां तक कि घरों के शीर्ष पर इन विकल्पों में से अधिक देखेंगे।